सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 7 की। इतिहास का अध्याय 7 जिसका शीर्षक है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, इस अध्याय को, और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के साथ में। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? प्रश्न क्रमांक 1 में हमें यह दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मिलान करें, यानी हमें सही जोड़ी मिलान करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक काम करता हूं कि आपके सामने जो दोनों कॉलम है उसको एक बार पढ़ लेता हूं आपकी आसानी के लिए, हालांकि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले कॉलम में हमें जो है 6 नाम दिए हुए हैं: गढ़, टांडा, श्रमिक, कुल, सीप सिंह और दुर्गावती। और कॉलम ब में दिए हुए हैं खेल, 84, कारवा, गढ़कटंगा, अहोम राज्य और पाइक। अब करना क्या है, इनको मिलाना है। तो ठीक है, आप देखिए मैंने इनको सही जोड़ी के रूप में एक दूसरे के सामने एक क्रम में लिख दिया है। गढ़ का मिलान कर दिया है 84 के साथ, टांडा को कारवां से जोड़ दिया है, श्रमिक पाइक से, और कुल खेल से, सीप सिंह अहोम राज्य और दुर्गावती गढ़ कटंगा से मैंने मिलान कर दिया है। उम्मीद है बहुत ही सरल था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? क्योंकि अध्याय पढ़ने के बाद में हमें मिल जाती है उस अध्याय में दी हुई जानकारी, और जानकारी को प्राप्त कर लेने के बाद में उस जानकारी से निहित कोई भी प्रश्न अगर हमसे पूछ लिया गया तो उसका उत्तर हम बड़ी सरलता से दे सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? रिक्त स्थानों की हमें यहाँ पर करनी है पूर्ति। चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहला रिक्त स्थान है क, वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां खालिस्तान कहलाती थीं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां कहलाती थी क्या? जाट। ठीक है ना? अब आ जाते हैं खालिस्तान ख पर। क्या दिया हुआ है? खालिस्तान अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। वो क्या थी? वो थी बुरांश, है ना? यहाँ पर देखो मैंने लिखा है बुरांश जो है वो अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक कई कृतियाँ थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तीसरे खालिस्तान की, यानी ग नंबर पर क्या दिया हुआ है। क्या दिया है? खालिस्तान ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। किसने किया है? ये अखबरनामा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चौथे खालिस्तान की। क्या दिया हुआ है? बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने खालिस्तान और खालिस्तान को भूमि अनुदान दिए। किस किस को? तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर बनवाए, है ना, मंदिरों को बनवाया और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। तो ये खालिस्तान भी यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जो है सही या गलत बताइए। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है? जनजातीय समाजों के पास समृद्धवाचक परंपराएं थी। ये बात बिल्कुल सत्य है, सही लिख दिया है यहाँ पर। दूसरा है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। मैं आपको बता दूं ये बात गलत है। तीसरा, गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। ये भी गलत बात है। और आगे है भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। ये भी गलत बात है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? प्रश्न क्रमांक 4 है कि खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह विनिमय होता था। मैं आपको बता दूं कि जब हमने ये अध्याय पढ़ा था तब हमें इन्हीं सब विषयों पर जानकारी दी गई थी। आप तो जानते हैं अध्याय का नाम ये जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आपको याद होगा हमने इस अध्याय में सबसे पहले बड़े शहरों से परे शीर्षक के अंतर्गत जनजातीय समाज को देखा था। इसके बाद में हमने जनजातीय लोग कौन थे इस विषय पर चर्चा करी थी, है ना? और फिर उसके बाद में इन दोनों को पढ़ने और समझने के बाद में हमने बात करी थी खानाबदोश और घुमंतू लोगों के विषय में कि भाई वो कैसे खास करके रहते थे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था।
तो यहाँ पर छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि दोस्तों जो खानाबदोश चरवाहे हैं वो अपने जानवरों के साथ जो है, आप जानते हैं ना कि दूर दूर तक घूमा करते थे। उनका जो जीवन है वो दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था, और वो जो हैं वो खेतीहर गृहस्थों से क्या करते थे, अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते क्या करते थे, जो उनके मतलब सामान होते थे उनकी खरीद फरोख्त भी करते थे, सामानों की खरीद फरोख्त किया करते थे। वहीं अगर बात करें तो बंजारा लोग जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी उनमें खानाबदोश थे। उनका कारोबार टांडा कहलाता था, और सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, जिनके विषय में हमने अध्याय 3 में देखा था, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर जो थे उन्होंने अपने संस्मरणों में दोस्तों लिखा है क्या, कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, है ना। तो ये एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है। अगर बात करें खानाबदोश और भ्रमणशील समूह के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं दोस्तों। उनमें से कई जो हैं वो पशुचारी होते हैं, जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल क्या किया था, दौरा किया था। तो भाई ये तो छोटी सी जानकारी हो गई खानाबदोश पशुचारकों के विषय में। अब प्रश्न ये था कि एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता है, तो सटीक ढंग से इसका उत्तर आप ऐसे दे सकते हैं कि खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच निम्नलिखित तरह का विनिमय होता था। सबसे पहला, वे दूध, अन्य देहाती उत्पादों जैसे ऊन, घी आदि का आदान प्रदान करते थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। और दूसरा, किसानों ने उन्हें अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य क्या दिए, उत्पाद दिए। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और इसका उत्तर बखूबी समझ में आ गया होगा, है ना। और अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है आइए समझिए शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। प्रश्न का उत्तर देखने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अहोम लोग जो है ना वो मौजूदा जो म्यांमार है उससे आकर के 13वीं सदी में बात कर रहे हैं समय की, तो 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे, है ना। उन्होंने क्या किया, भूस्वामी जो लोग थे जिसको उस समय भुइयाँ कहा जाता था, उन लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन किया और नए राज्य की स्थापना की। किसने? अहोम ने। 16वीं सदी की बात है। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों, जिनका जिक्र जब आता है तो सन याद आता है 1523, और कोच हाजो जिसका समय है 1581, 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। किस किस के? चुटियों और कोच हाजो के। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया अपने, है ना। और अहोमों ने दोस्तों एक बड़ा राज्य बनाया, और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए थे। लेकिन दोस्तों अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा। अगर बात करें तो 1662 को ही ले लीजिए। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद क्या हुआ, अहोम लोगों की पराजय हो गई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है वो ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका, है ना। अहोम राज्य जो है वो बेगार पर निर्भर था दोस्तों। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो कहलाते थे क्या? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर एक निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे।
इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में दोस्तों लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लेकर के आए थे, मैं आपको बता दूं, है ना। और अहोम समाज जो है वो कुलों में विभाजित था दोस्तों, जिन्हें कहा जाता था खेल। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार जो हैं वो निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी जाने लगी। सीप सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी जो पारंपरिक आस्थाएं थीं उनको पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीनें दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अहोम के ऊपर दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। इस प्रश्न का उत्तर सटीक ढंग से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि अहोम राज्य का प्रशासन निम्नलिखित तरीके से संगठित किया गया था। सबसे पहला बिंदु है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, है ना, अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। तीसरा, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में क्या भेजने होते थे? पाइक वो जिनसे जबरन काम लिया जाता था, है ना। चौथा, जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए, है ना, जिन्हें खेल कहा जाता था, मैंने आपको बताया था। और अंतिम बिंदु के रूप में लिखेंगे कि 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो प्रश्न है ये ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी? प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? प्रश्न क्रमांक 6 में जो है हमसे ये पूछा गया है कि वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। ठीक है ना। कौन से समाज की बात की जा रही है? वर्ण आधारित समाज की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें इस अध्याय में ना इस विषय में खासा जानकारी दी गई थी। खाना बदोश और घुमंतु लोग जब हमने पढ़े थे तो उसके बाद में हमें इसी वर्ण व्यवस्था से संबंधित जानकारियों को दिया गया था एक शीर्षक के अंतर्गत। क्या आपको याद है वो शीर्षक क्या था? मैं आपको याद दिला देता हूँ। वो शीर्षक था बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। ठीक है ना। तो हुआ क्या दोस्तों कि आप समझिए कि जैसे जैसे समाज की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ, है ना। और जो नए हुनर वाले लोग थे उनकी आवश्यकता अब बढ़ने लग गई, पढ़ने भी लग गई। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लग गई। उदाहरण के लिए बात करें तो ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आने लगी। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का क्या बन गई? आधार बन गई। ठीक है ना दोस्तों। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि वर्तमान जो तमिलनाडु है उसके तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उद्यार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है।
वे रथकारों, जिसका अर्थ होता है रथ बनाने वाले लोग, उनकी सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना और बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना, ये सब चीज़ें शामिल थी। ठीक है ना। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम बात करें ना 11वीं और 12वीं सदी की, तो वो जब आ रही थी ना, आते आते क्या हुआ कि जो क्षत्रिय थे उनके बीच में नए राजपूत गोत्रों, जिनका जिक्र अध्याय में हुआ था, उनकी ताकत में ना काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। कौन सा समय बताया मैंने आपको? 11वीं और 12वीं सदी का, है ना। अब उसमें कुछ जिक्र आता है नाम, जैसे आपने पढ़े होंगे, मैं आपको बता दूं, चंदेल, हून, चालुक्य, है ना। और कुछ दूसरी वंश परंपराएं भी थी जिनसे आते थे, और इनमें से कुछ की अगर हम बात करें तो पहले जनजातियों में आते थे और बाद में फिर कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने जो पुराने शासक थे उनकी जगह ले ली, और विशेष रूप से अगर बात करें तो जो कृषि वाले क्षेत्र थे वहाँ पर ऐसा हुआ। यहाँ पर दोस्तों हमें कई तरह के परिवर्तन देखने में आ जाते हैं, है ना। उस समय जो हो रहे थे, शासकों ने क्या किया, शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का वो इस्तेमाल करने लगे, संपत्ति का इस्तेमाल करने लगे। शासकों की बात करें तो शासकों के रूप में राजपूत गोत्र जो थे, उनके उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने उस समय काफ़ी अनुकरण किया। धीरे धीरे हुआ ये कि ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का बन गई क्या, हिस्सा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही जो थे वो उस समय शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी जो बहुसंख्यक आबादी है समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई थी। अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। अगर बात करें तो राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण जो हैं वो हमने इस अध्याय में देखे थे मुख्य तौर पर खासा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अब हमसे प्रश्न ये पूछा कि वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कैसे सटीक ढंग से लिखा जा सकता है। वर्ण आधारित समाज में निम्नलिखित तरीके से परिवर्तन आए। सबसे पहले वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। वर्णों के भीतर क्या हुआ था उस समय, मैंने भी आपको बताया था कि छोटी छोटी जो जातियां थी वो उभरने लग गई थी, है ना। दूसरा, कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया, उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। मैंने भी आपको बताया था कि ब्राह्मणों के समर्थन में आते आते हुआ ये था कि कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का उस समय हिस्सा बन गई थी, है ना। और जो प्रमुख जनजातीय परिवार थे वही शासक वर्ग में शामिल हो पाए थे। हालांकि उनकी जो बहुसंख्यक आबादी थी वो समाज की छोटी जातियों में जगह बना पाई थी, है कि नहीं, मैंने आपको बताया था। और फिर इसके बाद में तीसरा बिंदु क्या है कि विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रुख में मान्यता दे दी गई। चौथा बिंदु है कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। अब यानी वर्ण नहीं, अब जो समाज का संगठन होना है उसका आधार बन गई कौन, जाति। और अंतिम बिंदु के तौर पर ऐसा लिख सकते हैं कि 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। इसके बीच में नाम हमारे सामने कुछ आए थे, हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे, है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 6 प्रश्न और प्रश्न क्रमांक 6 भी समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बिंदुओं के रूप में हमने उत्तर लिखा है। चर्चा में कुछ नहीं, बस मैं आपको उत्तर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज निम्नलिखित तरीकों से बदला। सबसे पहले बिंदु के तौर पर बात करते हैं, वे एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली को शामिल करने लग गए थे, है ना। दूसरा, आदिवासी समाज के भीतर किसी का सामाजिक विभाजन भी हुआ। और तीसरा है कि आदिवासी राजाओं ने ब्राह्मणों, कवि और विद्वानों को भूमि देना शुरू कर दिया था। चौथे बिंदु के तौर पर लिखा है कि आदिवासी राजा भी उपमहाद्वीप के अन्य प्रसिद्ध राजा के रूप में पहचाने जाने की कामना करने लग गए थे या करते थे। पांचवा बिंदु है, आदिवासी राज्यों ने छोटे पड़ोसी राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए अहोम की बात आती है, उनने
चुटिया और कोच हाजों के साम्राज्य को मिटा दिया। ये हमने पढ़ा था अभी, है ना, बताया था मैंने आपको। इसके बाद अगले बिंदु में कि एक बड़े राज्य के निर्माण के लिए अहोम ने आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया। और अंतिम बिंदु के तौर पर हम लिख सकते हैं कि साहित्यिक विकास की बात करें, जैसे कि संस्कृत भाषा का स्थानीय भाषा में अनुवाद हो और अहोम भाषा में इतिहास लिखना, ये भी सब नए विकास के लक्षण या विकास थे, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 8। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जब अहोम के बारे में पढ़ा, आदिवासी उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ा, आदिवासी लोग जैसे अहोम हो गए, है ना, और आपको पता है ना कि ये जो था ये अध्याय का लगभग अंत भाग था। हमने जब इस अध्याय को पढ़ा था, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास पर बना हुआ वीडियो है ना, एक सरल और विस्तृत भाषा में बना हुआ वीडियो हमने जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक के उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसा करने से होगा ये कि पाठों के भीतर से भी यदि कोई प्रश्न पूछ लिए गए तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे, है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप अच्छे से अच्छा परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकें। प्रश्न है, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बात जब 17वीं सदी के आरंभ की होती है तो भारत आने वाले एक अंग्रेज़ व्यापारी जिनका जिक्र आता है पीटर मंडी, उन्होंने बाज़ारों का वर्णन किया था। उसके बारे में हमें अध्याय में दिया गया था, उसमें हमें बंजारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था, मैं शब्दशः पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टाडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टाडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको बता दूं कि 17वीं सदी के आरंभ में जो एक अंग्रेज़ व्यापारी आए थे भारत, पीटर मंडी, उन्होंने बाज़ारों का वर्णन किया था, उसमें से मैंने आपको दी है। तो अब प्रश्न क्या है कि क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, अर्थव्यवस्था के लिए बंजारे लोग निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई करने के लिए करते थे। और तीसरा, जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है, क्या लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। और चौथा और अंतिम बिंदु है कि सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी किया करते थे। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ, अर्थव्यवस्था के लिए बंजारे लोग निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण थे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 9? गोंड लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था? आप जानते हैं कि हमने अभी अहोम लोगों पर चर्चा की थी, तब मैंने आपको अहोम लोगों के ऊपर जो जानकारियाँ थी अध्याय में निहित वो दी थी, आपको समझाई थी, है ना। हमसे बात की जा रही है प्रश्न में दोनों के मुख्य रूप से अंतर की, दोनों में भिन्नता क्या है ये हमें बताना है ना। तो अगर हमने अहोम लोगों पर बातचीत कर ली है जिससे कि हम उनके संबंध में दी गई जानकारी को बड़ी सरलता से लिख सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम एक छोटी सी जानकारी गोंड समुदाय के ऊपर भी कर लेनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि गोंड लोग जो हैं वो गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश में दोस्तों रहते थे, और वो जो थे वो स्थानांतरीय कृषि यानी जगह बदल बदल कर खेती करते थे।
स्थानीय कृषि का मतलब ही यह है कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब ये ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसलें उगाई जाती हैं। अब समझिएगा, तो स्थानांतरित कृषि करते थे। मैंने आपको बताया गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे गोंड लोग, और विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे दोस्तों उस समय कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राज्य राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी ना, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लग गए थे। अकबर के शासनकाल के समय की अगर बात करें तो अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी दोस्तों। राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें कहा जाता था क्या? 84। 84 का उप विभाजन दोस्तों बरहोतों में होता था, जो कि 12-12 गांवों को मिलाकर के बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को पूरी तरह से बदल दिया था। उनका मूल रूप से बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया था। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त करी और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत होने लग गई। इसीलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मर गया। दोस्तों, गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए थे। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के जब पतन हुआ तो उसके बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष जो थे वो असफल रहे। अब हम अहोम और गोंड को मुख्य रूप से इस वीडियो में भी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, जो है कि गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था और क्या कोई समानता थी। तो चलिए पहले भिन्नता पर चर्चा कर लेते हैं। गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से निम्नलिखित मायनों में भिन्न था। सबसे पहले बात करते हैं अहोम की। बिंदु 1, अहोमों ने चुटिया और कोच हाजो विवाह गठबंधन के राज्यों के खिलाफ युद्ध छेड़कर अपने शासन का विस्तार किया। ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं। वहीं गोंड की बात करें तो गोंड राजपूतों से प्रभावित थे। सत्ता और मान्यता हासिल करने के लिए उन्होंने राजपूतों के साथ विवाह गठबंधन किया। अहोमों की बात करें तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। अगर गोंड की बात करें तो गोंड प्रवासी नहीं है, मतलब नहीं थे। फिर अहोम की बात करें तो अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अगर गोंड की बात करें तो गोंड राज्य बेगार पर निर्भर उस समय नहीं होता था। अहोम की बात करें तो अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लेकर के आए, लेकिन वहीं पर देखें तो गोंड लोग चावल की खेती के नए तरीके अमल में नहीं लेकर के आए थे। अगर बात करें तो सीप सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन गोंड समाज को असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित किया गया था। और अंतिम अंतर के रूप में देख लेते हैं कि अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था, लेकिन गोंड समाज अहोम की तरह विकसित नहीं था। गोंड ने स्थानांतरण खेती का अभ्यास किया था। और वहीं पर प्रश्न का दूसरा हिस्सा है समानता, तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, अहोम और गोंड में समानता भी थी। सबसे पहली, दोनों आदिवासी राज्यों पर अलग अलग समय में मुगलों के द्वारा हमला किया गया था और यह उनके पतन का कारण बन गया था।
और दूसरा, दोनों ने सामाजिक स्थिति का आनंद लेने के लिए ब्राह्मणों को भूमि प्रदान करके प्रसन्न किया और इन दोनों जनजातियों में केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली शामिल थी, है ना। केंद्रीकृत प्रशासन होता था उस समय। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 10? एक मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लिखित जनजातियों के इलाकों को चिन्हित करें। किन्हीं दो के संबंध में यह चर्चा करें कि क्या उनके जीविकोपार्जन का तरीका अपने अपने इलाकों की भौगोलिक विशेषताओं और पर्यावरण के अनुरूप था। तो चलिए, चिन्हित करने का काम तो आप कर लीजिएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं प्रश्न के दूसरे हिस्से की, और हम बात करते हैं भील और अहोम की। सबसे पहले भील उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में रहते थे, जो जंगलों और उपजाऊ भूमि से भरा हुआ था, है ना। और भील कृषि और शिकार सभा में लगे थे, इसीलिए उनका व्यवसाय उस क्षेत्र के भूगोल के अनुकूल है जहां पर वे रहते थे। बात करते हैं अहोम की। अहोम लोग उत्तर पूर्व में रहते थे। क्षेत्र में भारी वर्षा हुई और इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह के रूप में भी बहुत पानी था, और अहोम लोग चावल के काश्तकार थे, इसलिए उनके व्यवसाय का उनके क्षेत्र के भूगोल से मिलान हुआ। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 11? जनजातीय समूहों के संबंध में मौजूदा सरकारी नीतियों का पता लगाएं और उनके बारे में एक बहस का आयोजन करें। मैं आपको बता दूं कि ये एक रचनात्मक कार्य है ना, और इसे आप स्वयं ही कर सकते हैं। सहायक सूचना के तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि आप अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार की आरक्षण नीति पर चर्चा कर सकते हैं, जो उन्हें शैक्षिक और सरकारी नौकरियों में निर्धारित संख्या में सुनिश्चित करती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 12? उपमहाद्वीप में वर्तमान खानाबदोश पशुचारी समूहों के बारे में और पता लगाएं। वे कौन से जानवर रखते हैं, प्रायः किन इलाकों में इलाकों में जाते रहते हैं। ठीक है, उत्तर के तौर पर आप देख लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं कि उपमहाद्वीप के कुछ वर्तमान घुमंतू समूह गुज्जर जम्मू और कश्मीर में है, गद्दी हिमाचल में है, भोटिया मोनपा उत्तर पूर्व, रायकास राजस्थान, बंजारा मध्य भारत, धनगर महाराष्ट्र और मालाधारी गुजरात में है। ये देहाती भेड़, भैंस, ऊंट आदि रखते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 12 बखूबी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें ना कि इस अध्याय में हमें क्या क्या जानकारी दी गई, तो उसमें देखिए कुल मिला के जो है हमें ये समझ में आया कि जिस युग पर हम चर्चा करते आए हैं ना, जिस युग की हम बात कर रहे थे, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सारे सामाजिक परिवर्तन हुए। भाई बात करें तो वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ लगातार क्या होते रहे, संपर्क में आते रहे, और इसी आदान प्रदान ने क्या किया, दोनों तरह के जो समाज थे ना उनमें अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया को एक साथ चलाया। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की और इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि हमें एक छोटी सी जानकारी मंगोल के बारे में भी दी गई थी कि इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति की अगर बात आती है तो वो है मंगोल की थी, है ना। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय के में इस अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा भी शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और
मेरा ऐसा मानना है, ऐसी अपेक्षा आशा है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी और अध्याय को। आपसे मेरी फिर जल्द ही मुलाकात होगी नई जानकारी, नए अध्याय, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।